फिजिकल मीनिंग ऑफ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन का फिजिकल मतलब क्या होता है? देखिए, ऐसा हुआ कि वेव फंक्शन को कहाँ से हमारे सामने आया। वेव फंक्शन को हम श्रोडिंगर इक्वेशन में देखते हैं कि एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किस्म का मैथमेटिकल रिलेशन है जिसके थ्रू वेव फंक्शन हमारे सामने निकल के आता है। और ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स रिलेशन है वो ये है, जिसको कि हम बेसिकली एक्स वाई जेड अगर ले लें, इसको हम बेसिकली श्रोडिंगर इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ हम श्रोडिंगर इक्वेशन से साई को और साई के टाइम के साथ चेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं। सवाल आता है कि ये रिप्रेजेंट क्या करता है, क्योंकि कोई भी वेव फंक्शन, कोई भी वेव इक्वेशन जब आप लेते हो तो उसमें एक वेव फंक्शन, एक फंक्शन को हमें मानना पड़ता है। मैकेनिकल वेव में आप मान सकते हो कि डेंसिटी है वो फंक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ई और बी को हम वो फंक्शन मान सकते हैं। बट मैटर वेव जो थी वो तो नए तरह की वेव थी, इनमें हमने क्या कहा, एक फंक्शन साई फाई को ले लिया, त्रिशूल मतलब साई को इसको मान लिया। अब इसका फिजिकल मतलब क्या है? तो श्रोडिंगर जो थे वो खुद इसको इन्होंने इसका खुद एक इंटरप्रिटेशन दिया था और उन्होंने एक बड़ा ही वेयर्ड किस्म का सिचुएशन बताई कि जब हम इस तरह से साई को यूज करते हैं और इक्वेशन को यूज करते हैं तो बेसिकली जिस पार्टिकल के बारे में ये बात हो रही है हम उसके डिसइंटीग्रेशन को देख रहे हैं। तो पार्टिकल जो होता है वो हमारा डिसइंटीग्रेट हो जा रहा है। ये पूरी फिनोमेना पार्टिकल डिसइंटीग्रेशन को बता रही है। तो पार्टिकल डिसइंटीग्रेशन में अगर आपने साई की वैल्यू कोई निकाली तो जो साई की वैल्यू निकालोगे वो बता रहा है कि कितना फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल आपने रिकवर कर लिया। तो अगर मतलब ये श्रोडिंगर के हिसाब से कि जब आप श्रोडिंगर इक्वेशन यूज करोगे तो जो रिजल्ट आएंगे बेसिकली वो पार्टिकल जिसकी आप वेव बिहेवियर वगैरह सोच रहे हो उसके डिसइंटीग्रेशन को बताएगा। तो अगर आपने साई की वैल्यू निकाल ली तो आप फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल को आप पा रहे हो। इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा आपका वेव फंक्शन ये साई लार्ज होगा उतना ही आपने मैग्नीट्यूड उस पार्टिकल का रिकवर कर लिया। तो आपने पार्टिकल का उतना मैग्नीट्यूड रिकवर कर लिया तो उतना ज़्यादा आप पार्टिकल के बारे में समझ पाओगे। तो बड़ा ही डिटर्मिनिस्टिक किस्म का ये पूरा अप्रोच था। श्रोडिंगर इसको बहुत ही डिटर्मिनिस्टिक मान रहे थे। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब आप ये समझ लो कि आपने अगर साई की वैल्यू कम निकाल पाए, साई की वैल्यू अगर लो निकाल पाए, इसका मतलब है कि आपने स्मॉल फ्रैक्शन पार्टिकल का रिकवर किया। तो रिकवर स्मॉल पार्टिकल किया तो आपकी नॉलेज भी कम रहेगी। और अगर आपने वेव फंक्शन लार्ज कर दिया तो इसका मतलब आप लार्ज फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल पा रहे हो तो आपका नॉलेज भी उस हिसाब से लार्ज हो जाएगी। तो बड़ा ही डिटर्मिनिस्टिक है, जितना पाओ, जितना आप खोज पाओ उतना आपका जानकारी बढ़ेगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। अब 1926 का ये सारा मैथमेटिकल डेवलपमेंट हो रहा है और 1926 में श्रोडिंगर के साथ एक और व्यक्ति होते हैं, मैक्स बॉर्न। तो मैक्स बॉर्न एक मतलब बेहद इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी माने जाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि अगर बॉर्न का जन्म बोहर से पहले होता तो जो पोजीशन बोहर की थी है वही पोजीशन मैक्स बॉर्न की होती। तो अगर बॉर्न बोहर से पहले बॉर्न करते तो जो बोहर हैं वो आज मैक्स बॉर्न होते। इट्स अ क्वाइट टंग ट्विस्टर, बट इसको जरा सोच के देखिएगा कि इसका मतलब क्या कहने का मतलब है। तो मैक्स बॉर्न कहते हैं कि वेव फंक्शन जो होता है वो एक प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच को बताता है, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच को बता रहा है। कैसे मैक्स बॉर्न को ये आइडिया आया? देखो भाई, मैक्स बॉर्न ने देखा कि हमारे पास मान लो इलेक्ट्रॉन है, उसको हम किसी कूलम्बिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट कराते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन निकल के इधर चारों तरफ बिखरता है तो उसमें जो वेव फंक्शन होता है उसका बिहेवियर 1/r के हिसाब से चेंज होता है। मतलब जब इंटरेक्शन हुआ कूलम्बिक फील्ड से तो अगर आप उसके पास देखोगे तो यहाँ पार्टिकल के लिए साई ज़्यादा होगा और जब दूर जाओगे तो यहाँ पार्टिकल के लिए साई कम होगा। तो अगर श्रोडिंगर की बात माने तो इसका मतलब है कि पार्टिकल इस इंटरेक्शन के बाद डिसइंटीग्रेट हो गया। तो अगर इसके जस्ट बगल में ढूंढोगे तो आपको पार्टिकल के अधिकतम पार्ट मिल जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे दूर होते जाओगे आपको पार्टिकल के पार्ट कम मिलेंगे।
क्योंकि श्रोडिंगर के हिसाब से पार्टिकल डिसइंटीग्रेट हुआ और साई उस पार्टिकल के डिसइंटीग्रेटेड फ्रैक्शन को बताने वाली क्वांटिटी है। पर बॉर्न का कहना था कि अगर हम यहाँ डिटेक्टर लगाएं तो हमारा समूचे का समूचा इलेक्ट्रॉन हमको मिलता है। ऐसा नहीं कि हम इलेक्ट्रॉन का कोई फ्रैक्शन पा रहे हैं, हम पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन पा रहे हैं। तो अगर पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन पा रहे हैं तो वेव फंक्शन का 1/r के साथ रिड्यूस करना क्या दिखा रहा है? इसका मतलब आपने चाहे यहाँ पाओ चाहे यहाँ पाओ, पार्टिकल तो आप पूरा पाते हो। तो ये जो कहना श्रोडिंगर का है कि अगर आप इंटरेक्शन रीजन के पास रहोगे तो साई ज़्यादा होने का मतलब है आपका अधिकतर हिस्सा पार्टिकल का मिल रहा है, दूर जाने पर आर जब लार्ज होगा तो साई 0 की तरफ अप्रोच करेगा। इसका मतलब है दूर जाने पर आपको पार्टिकल मिलना नहीं चाहिए, पर डिटेक्टर तो लगाने पर यहाँ पर भी हमें पार्टिकल इलेक्ट्रॉन डिटेक्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब है श्रोडिंगर का जो आइडिया है उसमें कोई दम ज़्यादा खास है नहीं, इसको किसी और तरीके से सोचना पड़ेगा। तो बॉर्न इसको अलग तरह सोचते हैं। बॉर्न ये कहते हैं कि जो साई है इट इज नॉट एसोसिएटेड विथ द पार्ट ऑफ, इट इज नॉट एसोसिएटेड विथ द पार्ट ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल के टुकड़े या हिस्से के साथ नहीं जुड़ा है, बल्कि इट इज एसोसिएटेड विथ द फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ पार्टिकल। ये किसी जगह पर पार्टिकल के पाए जाने की संभावना के साथ जुड़ा है। तो अगर आप यहाँ पर हो तो पार्टिकल के पाए जाने की संभावना ज़्यादा है, अगर आप दूर हो गए हो तो आपके पास पार्टिकल के पाए जाने की संभावना कम होगी। तो वेव फंक्शन का कम होना इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि पार्टिकल के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो अब रिड्यूस कर गई। तो इस तरह से श्रोडिंगर की विचारधारा का बिल्कुल उलट एक तरह से कह सकते हो बॉर्न बताते हैं। और बॉर्न कहते हैं कि साई जो वेव फंक्शन है वो किसी सिस्टम का यानी किसी पार्टिकल का जो वेव फंक्शन है वो सीधे जुड़ा हुआ है उस पार्टिकल के प्रोबेबिलिटी के साथ, जिसको हम पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ एक समस्या है, प्रोबेबिलिटी तो एक रियल टर्म है, रियल इन सेंस कि अगर आप एक सिक्का लें और उस सिक्के में हेड और टेल है, इसको हवा में उछालें, तो जब इसको हवा में उछालोगे तो जब तक सिक्का हवा में रहेगा तब तक हेड आने की भी संभावना 50% है और टेल आने की संभावना भी 50% है। लेकिन जैसे सिक्का ज़मीन पे आएगा तो या तो उसका हेड दिखाई पड़ेगा या उसका टेल दिखाई पड़ेगा और हमारी सारी संभावनाएं सिमट के एक रिजल्ट के फॉर्म में हमारे सामने आ जाएंगी। तो प्रोबेबिलिटी का होना तो एक रियल क्वांटिटी है। वेव फंक्शन जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी भी हो सकती है। तो अगर हमारे पास वेव फंक्शन का रियल पार्ट भी आ सकता है और इमेजिनरी पार्ट भी आ सकता है, तो अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करें? तो वेव फंक्शन अपने आप में कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, लेकिन प्रोबेबिलिटी जो होती है वो एक रियल क्वांटिटी होती है। तो इसको दूर करने के लिए मैक्स बॉर्न कहते हैं कि साई को अगर हम उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दे देन वी गेट मॉड साई स्क्वायर, और जो ये मॉड साई स्क्वायर होता है ये एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो अल्टीमेट क्या रिजल्ट निकला कि वेव फंक्शन अपने आप में एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो कि ना पार्टिकल के कंपोनेंट को, पार्टिकल के हिस्से को रिप्रेजेंट करता है और ना ये डायरेक्टली किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है अगर कॉम्प्लेक्स नेचर का है। लेकिन जब भी आप इसका मॉड साई स्क्वायर करोगे इट विल ऑलवेज रिप्रेजेंट द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपके पास एक स्पेस है, ये पूरा एक 3 डायमेंशनल स्पेस का वॉल्यूम v है। इसमें आपने एक छोटा सा हिस्सा यहाँ मान लिया, आपके पास एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पर है जिसका वॉल्यूम dv है। अब पार्टिकल इस पूरे वॉल्यूम में चलने के लिए फ्री है, पार्टिकल कहीं भी रह सकता है। अब हमने कहा बताओ किसी समय पर उस पार्टिकल के इस छोटे से हिस्से पाए जाने की संभावना क्या है। तो आप कैसे निकालोगे? आप इस पार्टिकल का वेव फंक्शन निकाल लो, उसके मॉड का स्क्वायर कर लो, फिर आप जिस वॉल्यूम में प्रोबेबिलिटी ढूंढना चाहते हो उससे मल्टीप्लाई कर दो, देन यू विल गेट सम नंबर, और वो जो नंबर होगा वो होगा उस छोटे से हिस्से में पार्टिकल के पाए जाने की संभावना।
अब हम चाहते हैं कि हम इस तरह की सारी संभावनाएं निकालें, छोटे हिस्सा ये मान लिया, एक और छोटा हिस्सा मान लिया, इस तरह के छोटे छोटे बहुत सारे हिस्सों में पार्टिकल के पास जाने की संभावना निकालना चाहते हैं। तो आप क्या करिए, इसको पूरे वॉल्यूम पे इंटीग्रेट कर दोगे। तो जब पूरे वॉल्यूम पे इंटीग्रेट कर दोगे तो निश्चित रूप से हमारा पार्टिकल चूंकि बॉक्स के अंदर है तो प्रोबेबिलिटी अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। तो हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा कि वेव फंक्शन ओवर होल वॉल्यूम स्क्वायर dv गिव्स 1। तो वो सारे वेव फंक्शन जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं उनको हम नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कहते हैं। ये जो कंडीशन होती है दिस इज द कंडीशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन, इसे हम नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन कहते हैं। अच्छा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेव फंक्शन है साई, उसका मॉड स्क्वायर लिया, dv पे इंटीग्रेट किया, लेकिन नंबर आ गया n जो है वो 1 नहीं है, 1 से कुछ ज़्यादा है। अब ये तो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। प्रोबेबिलिटी 2, 4, 6 होने का कोई मतलब नहीं, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम 1 होती है, जिसका मतलब होता है 100%। तो अब आप क्या करिए, एक नया वेव फंक्शन मानिए साई फाई इज इक्वल टू साई अपॉन √n, जस्ट मान लीजिए। अब आप क्या करिए, साई को साई स्टार से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि आप मॉड साई का होल स्क्वायर ले लीजिए। तो ये हो जाएगा फाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज द साई स्क्वायर अपॉन n। अब आप इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट करोगे फाई स्टार dv को, यानी कि आप मॉड फाई स्टार dv ले रहे हो। तो इसका मतलब होगा वॉल्यूम पे इंटीग्रेशन चल रहा है, इसका मतलब होगा मॉड साई स्क्वायर dv अपॉन n इज इक्वल टू दिस इज 1/n मॉड साई स्क्वायर dv, दिस इज n अपॉन n, दिस इज 1। तो इस तरह से हमारे पास फाई स्टार dv इज इक्वल टू 1 आ गया। इट मीन्स कि ये साई तो यहाँ पर अपने आप में नॉर्मलाइज नहीं था, लेकिन जब आपने इस साई को मॉड n से डिवाइड कर दिया तो आपके पास एक वेव फंक्शन आ गया जो कि नॉर्मलाइज्ड है। तो √n के डिवाइड होने से क्या हुआ, हमारा अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड में कन्वर्ट हो गया। इसीलिए √n को हम नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के नाम से जानते हैं, दिस इज नॉर्मलाइजेशन फैक्टर के नाम से जानते हैं। तो कोई फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है, इसका मतलब है उसका जब मॉड साई स्क्वायर करोगे देन यू विल ऑलवेज गेट 1, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। और इसको अटेन करने के लिए अगर हमें किसी नंबर का इस्तेमाल करना पड़े तो उस नंबर को हम नॉर्मलाइजेशन फैक्टर कहते हैं। तो आखिर में इतना आपने समझा कि कोई वेव फंक्शन अपने आप में सीधे तौर पे किसी फिजिकल क्वांटिटी को नहीं रिप्रेजेंट करता, लेकिन जब कोई वेव फंक्शन को हम उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लें या उसके मॉड का स्क्वायर कर दें तो दैट स्क्वायर्ड क्वांटिटी डायरेक्टली करस्पॉन्डिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल। जिस प्रॉपर्टी की आप बात कर रहे हो उस प्रॉपर्टी के मिलने की संभावना को रिप्रेजेंट करता है हमारा वेव फंक्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेव फंक्शन। ओके, सो हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।